नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। समाजशास्त्र विषय में जो पहली यूनिट थी उसका अध्ययन हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि समाजशास्त्र जो विषय है इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम दो संप्रदायों के बारे में पढ़ते हैं। ये दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? पहला जो संप्रदाय है ये है स्वरूपात्मक संप्रदाय। पहला संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय। अब इसमें कौन कौन से विचारक आ जाते हैं? पहला विचारक जॉर्ज सीमेल, दूसरा है टॉनिज और तीसरा है मैक्स वेबर। इसमें वॉनवीज भी आ जाता है, वीरकांत भी शामिल है इसी के अंतर्गत स्वरूपात्मक संप्रदाय में। अगला जो संप्रदाय है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय। अब इसके अंदर हॉबाउस, दुर्खीम और सोरोकिन ये प्रमुख विचारक आ जाते हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत सीमेल ने क्या विचार दिए थे, टॉनिज ने क्या विचार दिए थे और मैक्स वेबर ने क्या विचार दिए थे। उसके उपरांत समन्वयात्मक संप्रदाय है, इसके अंदर जो हॉबहाउस है, दुर्खीम है, सोरोकिन है, इन्होंने अपने विचारों के अंदर क्या बात कही थी। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से आपका यही रहेगा कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? अगर आपको इसका अर्थ जानना है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना गया। कौन सा विज्ञान माना गया? विशेष विज्ञान माना गया। किसमें? स्वरूपात्मक संप्रदाय में, कि समाजशास्त्र एक विशेष प्रकार का विज्ञान है, ये कहना था स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों का। इसके बाद जो समन्वयात्मक संप्रदाय है इसका क्या कहना है कि जो समाजशास्त्र है वो कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। किस प्रकार का विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय विशेष विज्ञान और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है ये सामान्य विज्ञान मानता है। तो ये इसका अर्थ हो गया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय जो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय जो समाजशास्त्र को एक सामान्य प्रकार का विज्ञान मानते हैं। ये वो विचारक हैं जो सामान्य विज्ञान मान रहे हैं और ये वो विचारक हैं जो इसको कैसा विज्ञान मानते हैं? विशेष विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो पहला जो स्वरूप है स्वरूपात्मक संप्रदाय, पहला अपना बिंदु जो हमने दो भागों में बांटा था संप्रदायों के, और पहला जो संप्रदाय था वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके अंदर सबसे पहले जॉर्ज सीमेल के विचार आते हैं। जॉर्ज सीमेल ने ये कहा था कि समाजशास्त्र जो है एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। इनका ये मानना था कि जो सामान्य जो सामाजिक विज्ञान है तो वो तो सभी प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन कर लेता है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी है जिसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान नहीं करता। तो ऐसे में इनका ये मानना था कि जो समाजशास्त्र है इसको एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बनाया जाना चाहिए। इसलिए ये जो इसकी अंतर्वस्तु थी या सामाजिक घटनाएं थी उनके अध्ययन को ये दो भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक जो घटनाएं थी उसको दो भागों में विभाजित करता है। पहला था स्वरूप, और स्वरूप को कौन सा पक्ष मानता है? बाहरी पक्ष मानता है। यानी कि पहला जो भाग था वो था स्वरूप, और स्वरूप कौन सा पक्ष है? बाहरी पक्ष मानता है। अब इसके ये उदाहरण देता है कि जो बाहरी पक्ष है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है? प्रभुत्व, अधीनता, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण और श्रम का विभाजन। ये सारी चीजें जो है ये स्वरूप के अंदर शामिल है, और ये कौन सा पक्ष आ जाता है? बाहरी पक्ष। अब इसी के अंतर ये 2 नंबर होगा। इसी के अंतर्गत दूसरा बिंदु माना इसने अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु को ये मानता है आंतरिक पक्ष। सामाजिक घटनाओं की इसने दो भेद माने, पहला है स्वरूप और दूसरा है अंतर्वस्तु। स्वरूप के अंतर्गत बाहरी पक्ष को रखा और अंतर्वस्तु के अंतर्गत इसने आंतरिक पक्ष को रखा, जिसमें अंतर्वस्तु धार्मिक जो मठ है,
आर्थिक केंद्र हैं और राजनीतिक दल हैं, उनको ये शामिल करता है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रेखा गणित का देता है। किसका? रेखा गणित का। इसका ये कहना था कि जो रेखा गणित है ये समरूप का अध्ययन करता है, यानी कि बाहरी जो रूप है उसका अध्ययन करता है, और एक उदाहरण के रूप में ये समझाता है कि किस प्रकार से रेखा गणित जो है वो बाहरी जो स्वरूप है उसका अध्ययन करता है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई भी वस्तु, यानी कि कोई भी बोतल है, इस बोतल में यदि हम कोई भी वस्तु डाल दें, जैसे पानी डाल दिया इसके अंदर हमने, तो वो जो पानी है वो किसका रूप ले लेता है? बोतल के आकार में आ जाता है, यानी कि बोतल का आकार वो ग्रहण कर लेता है। तो ये पानी इस बोतल के अंदर आ गया और पानी वैसे ही दिखने लग जाता है जैसे कि बोतल है। जैसे बोतल होगी वैसे ही वो पानी दिखाई देने लग जाता है। जैसे ही हम उस पानी को इस बोतल से बाहर निकाल देंगे तो वो पानी तरल रूप में है तो वो बिखर जाएगा। जैसे ही बोतल के अंदर डाला तो वो कौन सा रूप ग्रहण कर लेगा? इसी बोतल का रूप वो ग्रहण कर लेगा। तो ये जो इसका प्रभाव है ये जो बोतल है उस पर तो नहीं पड़ा ना, यानी कि जब हमने पानी इसके अंदर डाला तो पानी का जो प्रभाव है इस बोतल पर नहीं पड़ा था, परंतु जब हमने कोई भी वस्तु यानी कि पानी जब इसके अंदर डाला तो जो पानी है इसने किसका रूप ग्रहण कर लिया? बोतल का रूप ग्रहण कर लिया। अब सीमेल ने ये कहा कि ये जो बोतल आप देख रहे हैं, ये जो बोतल है इसका अध्ययन तो कौन कर लेता है? रेखागणित। इसका अध्ययन किसने कर लिया? रेखागणित ने। परंतु जो रेखागणित है वो जो इसके अंदर हमने कोई वस्तु डाली उसका अध्ययन वो नहीं कर पाता है। इसलिए इसके अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इससे संबंधित कोई विषय चाहिए, कोई विज्ञान चाहिए जो इसके अंदर जो वस्तु है जिसने इस बोतल का रूप ग्रहण किया है उसका अध्ययन करे। तो अब रेखागणित केवल इस बोतल का ही अध्ययन कर पाएगा, बाहरी रूप का ही अध्ययन कर पाएगा। जो आंतरिक है वो इसका अध्ययन नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमें संबंधित जो विज्ञान होता है उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो पुनः आपने इन दोनों जो बातें हैं, स्वरूप वाली और एक अंतर्वस्तु वाली। स्वरूप कौन सा पक्ष होता है? बाहरी पक्ष होता है, जैसे बोतल का जो बाहरी पक्ष था वो वाला। ठीक है। अंतर्वस्तु कौन सा पक्ष हो गया? आंतरिक पक्ष हो गया। जो हमने पानी इस बोतल के अंदर डाला था तो बोतल के अंदर का जो पानी है वो कौन सा पक्ष है? आंतरिक पक्ष है। तो विशेष विज्ञान जो है वो इस आंतरिक पक्ष का अध्ययन कर लेगा, और जो स्वरूप वाला विज्ञान है यानी कि रेखागणित है वो इसके जो बाहरी जो जैसे बोतल है तो वो इसका अध्ययन कर लेगा। तो इस प्रकार से सीमेल ने अपने विचार दिए थे, और ये जो समाजशास्त्र को क्या बनाना चाहते थे? विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक छोटा प्रश्न बन जाएगा कि कौन सा विचारक था जो समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बनाना चाहता था? तो वो है जॉर्ज सीमेल। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि जो भौतिक और अभौतिक जो वस्तुएं थी, यानी कि जो सामाजिक घटनाएं, ऐसा शब्द भी यहाँ पे आ सकता है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, उन सामाजिक घटनाओं को दो भागों में किसने बांटा था? सीमेल ने बांटा था। एक तो आ गया स्वरूप और एक आ गया अंतर वस्तु। नेक्स्ट इसके बाद टॉनिज के विचार हैं। किसके विचार हैं? टॉनिज के। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये है स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत दूसरे विचारक जिसका नाम है टॉनिज। टॉनिज ने दो प्रकार के प्रमुख भाग बताए, यानी कि समाज को ये दो भागों में विभाजित करता है। ये दो भाग हैं, गेमिनशाफ्ट और एक है गैसलशाफ्ट। अब ये शब्द समझ में नहीं आए तो आपने इससे संबंधित जो शब्द है वो याद रखना है। एक तो है समुदाय और दूसरा कौन सा है? समाज। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि गेमिनशाफ्ट और गैसलशाफ्ट को जो विभाजन है वो किसने किया था? टॉनिज ने किया था। गेमिनशाफ्ट का मतलब है समुदाय और गैसलशाफ्ट का मतलब है समाज। ठीक है, और इसका ये कहना था कि गैसलशाफ्ट से पहले क्या आ गया था? गेमिनशाफ्ट आ गया था, यानी कि समाज से पहले जो है कौन आया था? समुदाय। यानी कि समाज से पहले क्या बन चुके थे? समुदाय पहले से ही बन चुके थे। टॉनिज जो है वो समुदाय को क्या मानता है? एक प्रकार से सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध। उन सामाजिक संबंधों का क्या मानता है? जाल मानता है। ये टॉनिज ने कहा कि जो समुदाय है ना वो सामाजिक संबंधों का जाल है।
अब इसके अंदर समुदाय के अंदर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। समुदाय के अंदर जो भी व्यक्ति की इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जो भी उनके खुद के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के अनुसार वो काम करते हैं। तो ये टॉनिज ने गेमिनशाफ्ट और गैसलशाफ्ट के अंतर्गत बताया था। ठीक है, तो टॉनिज में आपने दो बताने हैं, गेमिनशाफ्ट और गैसलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट का मतलब है समुदाय और गैसलशाफ्ट का मतलब है समाज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैक्स वेबर के विचार हैं। किसके विचार? मैक्स वेबर के। अब मैक्स वेबर ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बताई है समाजशास्त्र की परिभाषा में भी हमने पढ़ा था और इसके अंदर भी विषय क्षेत्र में भी हम ये पता करेंगे कि वो शब्द कौन सा था। तो वो शब्द है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया, तो समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। अब ये जो मैक्स वेबर है ये कहता है कि कोई भी सामाजिक जो क्रिया होती है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, यानी कि वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बिना किसी अर्थ के शामिल कर लेगी। कोई भी सामाजिक क्रिया है उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो व्यवहारों से क्या होनी चाहिए? प्रभावित होनी चाहिए। जो हमारे व्यवहार होते हैं सामान्य जीवन में, हम जो कोई भी व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों से क्या होनी चाहिए? प्रभावित होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ये क्या कहता है कि जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं इनका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन होना चाहिए। अब इसमें यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई सामाजिक क्रिया क्या है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अब दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगी तो पहला व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, प्रभाव डालेगा उस पे। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो एक दोस्त का प्रभाव दूसरे दोस्त पर पड़ेगा और दूसरे दोस्त का प्रभाव उससे पहले वाले दोस्त पे पड़ेगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया। अब इन दोनों दोस्तों के बीच में जो सामाजिक क्रिया हो रही है वो क्या होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। और दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार से क्या होने चाहिए? प्रभावित होने चाहिए। और हम सिर्फ समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करें, यही बात है कि वो इसको समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इनका ये कहना था कि समाजशास्त्र जो है वो विशेष विज्ञान तभी बन सकता है जब उसके अंदर हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करें। ठीक है, जो समाज में सभी प्रकार के जो सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। ये तो कहता है केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन होना चाहिए, सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर हम मैकाइवर और पेज की परिभाषा पढ़ रहे थे, जो सामाजिक संबंधों का प्रयोग कर रहे थे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, तो वो तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह रहे थे। लेकिन मैक्स वेबर क्या कहता है कि समाज में जो सभी प्रकार के सामाजिक संबंध हैं हमें उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए, वो तो केवल सामाजिक क्रियाओं पर ही बल देता है। ठीक है, फिर ये कहता है कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो स्पष्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो और ज्यादा बड़ा कर दो। बड़ा करने से क्या होगा कि जो अर्थ हम बताना चाहेंगे वो अर्थ उसके अंदर छुपा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मैक्स वेबर के जो विचार थे वो इसको सामाजिक क्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। सामाजिक क्रिया मानते हैं, समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है ना उसको ये सामाजिक क्रिया मानते हैं। सामाजिक क्रिया का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक दोस्त अपने विचारों से दूसरे दोस्त को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब ये सामाजिक क्रिया है। तो इन दोनों के बीच में जो क्रिया हो रही है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सामाजिक क्रिया व्यवहार से प्रभावित होनी चाहिए, एक दूसरे से को ये प्रभावित करें। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। विषय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे तीन जो विचारक थे, चाहे वो मैक्स वेबर थे या जॉर्ज सीमेल थे या टॉनिस थे, उनका तो हमने तीनों का पढ़ लिया। इसके साथ साथ दो और हैं, जैसे एक थे वीरकांत और एक थे वॉन वीज।
तो उनका आप थोड़े बहुत उनका वर्णन आप लिख सकते हैं बुक में से पढ़ करके, वो ज़्यादा उतने खास नहीं है। लेकिन मैक्स वेबर, टॉनीज और जो पहले थे जॉर्ज सीमेल, वो तीन अच्छे विचारक हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो समन्वयात्मक संप्रदाय है अगला, क्योंकि दो बांटे थे हमने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को, दो भागों में बांटा था। पहला जो था वो कौन सा था, स्वरूपात्मक संप्रदाय। अब नेक्स्ट दूसरा जो है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय, दूसरा रूप समन्वयात्मक संप्रदाय। अब ये क्या कहता है कि समाजशास्त्र जो है वो केवल कैसा विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। कैसा है, सामान्य विज्ञान है। अब इसमें वो सामान्य की बात करते हैं और उसमें वो किसकी बात कर रहे थे, विशेष की बात कर रहे थे। स्वरूपात्मक संप्रदाय जो समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहता था, और समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहता था। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि जो समन्वयात्मक संप्रदाय था, इनका कहना था कि सामाजिक विज्ञानों के अंदर कोई तथ्य होते हैं, कारक होते हैं, लक्षण होते हैं और विशेषताएं होती हैं और नियम होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, तथ्य, कारक, या इसको कारण भी कह सकते हैं, लक्षण, उसकी विशेषताएं और नियम होते हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो विचारक थे उनका ये कहना था कि इन सभी चीजों का, ये जो तथ्य हैं, कारक हैं, लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, नियम है, इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए, इनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए और इनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है जनसंख्या, जनसंख्या को आप अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया, वो तो हो गया वर्गीकरण, जैसे पुरुष, महिला, बच्चे, तो ये हो गया वर्गीकरण। और विश्लेषण का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई एक वस्तु है, पेड़ है, उस पेड़ की अलग अलग भागों में आप चर्चा कर रहे हैं, तना अलग, पत्तियां अलग, टहनियां अलग, फूल अलग, और इस प्रकार से, तो ये हो गया उसका विश्लेषण। तो ये इनका ये मानना था कि सामाजिक विज्ञान के अंदर जितने भी तथ्य, कारक, लक्षण, विशेषताएं, नियम होते हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए और उनका विश्लेषण करना चाहिए। अब इससे संबंधित जो भी विचारक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले हैं हॉबहाउस। हॉबहाउस के विचार। अब जो हॉबहाउस थे ये इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं। कहाँ के समाजशास्त्री हैं, इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं। तो यहाँ से छोटा प्रश्न बन रहा है कि हॉबहाउस जो थे वो कहाँ के समाजशास्त्री थे, इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। अब ये समाजशास्त्र को विशेष सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर ये आ गया, वहां पर वो क्या, ये सामान्य सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सामाजिक विज्ञान का कोई, ये इनका ये मानना था कि सामाजिक विज्ञान है उसका एक विशेष क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब उस क्षेत्र का पता लगाना है हमें, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान का अपना एक क्या होता है, क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र का पता लगा के हमें जो है ये पता करना होता है कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ कैसा संबंध है। पहले तो हम क्या करेंगे, समाजशास्त्र के क्षेत्रों का पता लगाएंगे कि समाजशास्त्र के क्या क्या क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद हम संबंध जोड़ेंगे, जैसे हमने ये पता लगा लिया ये विद्यालय है, ये परिवार है, ये समाज है, ऐसे करके। और फिर हमें ये क्षेत्र का पता लग गया, फिर हम ये पता करते हैं कि समाज का परिवार के साथ क्या संबंध है, या विद्यालय का परिवार के साथ क्या संबंध है। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समाज का पता लगा सकें, समाज की समझ पैदा कर सकें, समाज को समझ सकें। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यही बात जो थे वो हॉबहाउस समझाना चाहते थे। ठीक है, इनका ये कहना था कि जो सामाजिक विज्ञान है जिन क्षेत्रों का अध्ययन नहीं करता, समाजशास्त्र में आप उन क्षेत्रों का अध्ययन करो, फिर उनके बीच में जो संबंध हैं उनको खोजो, क्या उनके बीच में संबंध है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर आप ये देखो कि कौन से विज्ञान है जो ये उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो समाजशास्त्र में आप उसका अध्ययन करो। तो ये बात किसने कही थी, हॉबहाउस ने। नेक्स्ट इसके बाद इनका ये मानना था कि जो सामान्य क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान मानना चाहिए, यानी कि समाजशास्त्र को सामान्य क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान मानना चाहिए।
समाजशास्त्र को समाज के विकास की प्रकृति एवं दशाओं की खोज करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कोई सामान्य से बिंदु है, अगर आप इनको वैसे भी अगर समझ में नहीं आए तो आप इनको छोड़ दो। सीधे तौर पर ये जो बातें हैं, यहाँ से आप 2-3 लाइनें आपके बन जाएंगी कि होबाउस्टे इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं। ये इन्होंने ये कहा था कि जो सामाजिक विज्ञान है उनके जो क्षेत्र हैं पहले उनको पता करो, फिर उनके बीच में संबंधों का पता लगाओ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम किसको समझ सकें? समाज को समझ सकें। और जिन क्षेत्रों का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञान नहीं कर रहे तो उसका अध्ययन किसमें करना चाहिए? समाजशास्त्र में करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दुर्खिम के विचार हैं। किसके विचार? दुर्खिम के विचार। अब इनका क्या कहना था? एक शब्द ये बता रहा है सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान। अब सामूहिक प्रतिनिधान का मतलब क्या है कि जो समाज है उस समाज की अपनी अपनी क्या होती है? भावनाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। अब ये जो समाज के जो भावनाएं हैं, नियम है, कायदे कानून है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिस प्रकार से प्रभावित करता है वैसे ही समाज की जो भावनाएं होती हैं, नियम होते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसी प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है। अब दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधानों के अंतर्गत हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। इसलिए ये जो सामाजिक तथ्य हैं या सामाजिक जो सामूहिक प्रतिनिधान है उनकी ये दो विशेषताएं बताता है। एक तो बाह्यता यानी कि बाहरी, और बाध्यता। बाध्यता का मतलब है जो सभी व्यक्तियों पर बाध्य होते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा, वो उनसे दूर नहीं जा सकता। जैसे समाज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, अब ये उस व्यक्ति को मानने ही पड़ेंगे और ये आते हैं सामूहिक प्रतिनिधान में। अब व्यक्ति इनको छोड़ नहीं सकता, उसको मानने के लिए व्यक्ति क्या है? बाध्य है। अब इन सभी चीजों का अध्ययन जो है समाजशास्त्र को करना चाहिए। ये किसने कहा था? दुर्खिम ने। ठीक है। तो सामूहिक प्रतिनिधान इसका मीनिंग क्या है कि समाज की कुछ भावनाएं होती हैं और कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं जो प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जिसको सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसकी व्याख्या करना चाहिए, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। फिर सामाजिक तथ्य की ये कितनी विशेषताएं बताता है? दो। पहली कौन सी? बाह्यता। और दूसरी कौन सी? बाध्यता। बाह्यता उसकी बाहरी विशेषता है और बाध्यता जो व्यक्ति पर बाध्य रूप में लग भी उसको मानना ही पड़ेगा, वो उससे दूर नहीं जा सकता। ये समाज के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, वो उसको मानने ही पड़ेंगे। तो वो एक प्रकार से बाध्यता रूप में है और ये दोनों ही व्यक्ति को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे, चाहे बाहरी हो चाहे समाज के कोई नियम कायदे कानून जो बाध्य रूप में उस व्यक्ति पर लागू हो रहे हैं। और यही सामूहिक प्रतिनिधानों के अंतर्गत आएंगे और सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना ही ये दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र को करना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद है सोरोकिन के विचार। सोरोकिन क्या कहता है? सोरोकिन ने ये कहा, इनकी एक बुक थी सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। ये बुक है, कोई खास नहीं है, ये यहाँ से प्रश्न आए ये जरूरी नहीं है। तो सोरोकिन ने क्या कहा कि मैं ये आपको अलग अलग पक्ष बताता हूँ, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजन। आर्थिक यहाँ पर अर्थशास्त्र से है, यहाँ पर राजनीति से है, यहाँ धर्म से है, यहाँ वैधानिक मतलब कानून से है और यहाँ पर मनोरंजन से। ठीक है। तो इसमें आप एक बेसिक चीज देख रहे हैं, वो है एबीसी एबीसी और फिर एबीसी एबीसी और इसमें भी है एबीसी। इसका मतलब एबीसी का मतलब ये है कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजन, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है। वो कौन सी है? एबीसी। सोरोकिन उदाहरण के रूप में ये चीज बता रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं कि ए बी सी ऐसे बिंदु हैं जो सभी में शामिल है। आर्थिक में भी, राजनीतिक में भी, धार्मिक में, वैधानिक में, मनोरंजन में, सभी में ये चीजें शामिल है। तो अब आर्थिक में भी हम एबीसी का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक में भी एबीसी का अध्ययन कर रहे हैं,
धार्मिक में भी ABC, तो सभी में ABC का हम अध्ययन कर रहे हैं। परंतु आर्थिक के अंदर यदि आपने देखें DE और F ये अलग है, और राजनीति के अंदर GHI ये अलग है। ये एक उदाहरण के रूप में बता रहा है कि ये ABC कॉमन चीज है जो हम सभी विषयों में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग टॉपिक या अलग विषय वस्तु है वो हम अलग अलग विषयों में पढ़ रहे हैं। तो वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, कॉमन तो सभी में है, सभी विषयों में हम पढ़ लेंगे, ABC सभी विषयों में पढ़ लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा है कि ऐसे विषय वस्तु जो सभी विषयों में पढ़ते हैं वो तो ABC हो गया, और वहीं दूसरे जो विषय हैं जैसे DEF विषय क्षेत्र हो गया, तो इसका अध्ययन हम केवल आर्थिक क्षेत्र में करते हैं। GHI इसका अध्ययन हम केवल राजनीति में ही करते हैं। ये अलग अलग एक उदाहरण के रूप में बता रहा है कि DEF इसमें नहीं आ रहा या GHI इसमें नहीं आ रहा, अकेले इसी में आ रहा है। तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो केवल राजनीति में ही आते हैं, बाकी विषयों में नहीं आते। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो केवल आर्थिक में ही आते हैं, राजनीति में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये विचार थे सोरोकिन के। इसके बाद समाजशास्त्र की विषय सामग्री, समाजशास्त्र की विषय सामग्री। अब कुछ विद्वान तो जो विषय क्षेत्र है उसको और विषय सामग्री को एक ही मानते हैं, परंतु अब आपने दोनों का जो उत्तर है वो एक ही लिखना है, दोनों को मिक्स करके लिखना है। विषय क्षेत्र पूछ लें और तो भी आपने यही उत्तर देना है जो इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं। और समाजशास्त्र की विषय सामग्री वाला आ जाए तो आपने यहाँ से शुरू करके, और यदि प्रश्न उत्तर जो है वो प्रश्न का उत्तर छोटा पड़ रहा है तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप ये वाला बताएंगे। विषय क्षेत्र लिख करके पूछ रहे हैं तो आप ऊपर वाला बताएंगे, और विषय सामग्री लिख करके बता रहा है तो आप यहाँ से बताएंगे। जैसा दुर्खिम ने अपने विचारों में कहा। अब दुर्खिम जो है समाजशास्त्र को सामाजिक जो तथ्य है, सामाजिक तथ्य उसका विज्ञान मानते हैं, सामाजिक तथ्य का विज्ञान है। दुर्खिम का कहना है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है। अब इसने दुर्खिम ने तो अपने विचारों में ये कह दिया, फिर ये कहता है कि जो समाजशास्त्र है उसकी विषय सामग्री 3 भागों में बंटी हुई है, सामाजिक आकृति, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और एक है सामान्य समाजशास्त्र। अब सामाजिक जो आकृति है इसके अंदर ये क्या कहता है कि सामाजिक आकृति में समाजशास्त्र को उन चीजों का अध्ययन करना चाहिए जो सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। अब पर्यावरण सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा, ठीक है, पर्यावरण जो है वो सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा। अब दुर्खिम का ये कहना था कि हमें पर्यावरण और सामाजिक जीवन इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो उसने कही थी सामाजिक आकार की भी हो सकता है या सामाजिक आकृति। ठीक है, तो सामाजिक आकृति में वो क्या कहता है कि समाजशास्त्र जो है उसमें सामाजिक जो आकृति विज्ञान को क्या करना चाहिए, सामाजिक जीवन पर जो भौगोलिक पर्यावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, सीधे साधारण शब्दों में कहें पर्यावरण जो है वो सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें यह कहता है कि जिस प्रकार से कोई शरीर है उसके अलग अलग प्रकार के क्या है अंग है, हाथ है, पैर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो समाज होता है उसके भी अलग अलग क्या है अंग है। जिस प्रकार से शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट होते हैं, वैसे ये कहता है कि समाज जो है उसके भी अलग अलग क्या होते हैं अंग होते हैं। जैसे कि परिवार हो गया, जाति हो गई, ठीक है, या कानून हो गए, धर्म हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग ये समाज के क्या है अंग है। तो अब जो सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान है इसको समाज के जो अलग अलग अंग है ना, जैसे परिवार है, जाति है या धर्म है, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए और ये करता भी है। इसका ये कहना है कि सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान है, जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं उनका अध्ययन हम शरीर क्रिया विज्ञान में करते हैं, वैसे ही समाज के अलग अलग अंग होते हैं जिसका अध्ययन हम सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य समाजशास्त्र। दुर्खिम के अनुसार जो सामान्य समाजशास्त्र है
ये समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग है। कौन सा भाग है? दार्शनिक भाग है। अब ये आपने छोटे प्रश्न में याद रखना है कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र के किस भाग को दार्शनिक भाग कहा था? समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग कहा था किसको? सामान्य समाजशास्त्र को। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो सामान्य समाजशास्त्र होता है ना, वो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, नियम बनाता है। ठीक है, जो सामान्य समाजशास्त्र है समाज को चलाने के लिए क्या बनाता है? नियम बनाता है। और दुर्खिम इसको समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग भी मानता है। नेक्स्ट, इसके बाद गिन्सबर्ग के विचार हैं। किसके विचार? गिन्सबर्ग के विचार हैं। सामाजिक आकृति विज्ञान। इसमें गिन्सबर्ग का ये कहना है कि जो सामाजिक आकृति विज्ञान है, इसमें हम जो गुण है, मान लीजिए कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे परिवार है, परिवार है। ठीक है, तो ये समाज में शामिल है परिवार। तो परिवार के क्या गुण हैं और परिवार कैसा होता है, और इसके साथ साथ एक और हम टॉपिक ले लेते हैं, जैसे जनसंख्या है, तो इस जनसंख्या का आकार कितना है, और अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, समाज है, समुदाय है, सामाजिक समूह है या सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सभी आगे आने वाले टॉपिक होंगे। तो उन सभी का अध्ययन हम सामाजिक आकृति विज्ञान में करते हैं। वो सारे टॉपिक आगे आ जाएंगे, उन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे? सामाजिक आकृति विज्ञान में। कहने का मतलब जो समाज को आकार देते हैं, चाहे वो सामाजिक समूह हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो। अब ये सारे जो हैं वो समाज को आकार देते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार है, विद्यालय है, राजनीतिक दल है, ये समाज को क्या देते हैं? आकार देते हैं। और उन्हीं का अध्ययन हम किस में करते हैं? सामाजिक आकृति विज्ञान में करते हैं। फिर है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में ये होता है कि समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं। क्या बनाए होते हैं? नियम। और अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? प्रथाएं होती हैं और लोगों के रीति रिवाज होते हैं। अब ये नियम क्यों बनाए, प्रथाएं क्यों बनाई, रीति रिवाज क्यों बनाए? ताकि समाज पर क्या किया जा सके? नियंत्रण किया जा सके, ताकि वो कायदे कानून में रहे, उन नियमों से बाहर वो नहीं जाए। जैसे आप जन्म के रीति रिवाज देखते हो, विवाह के देखते हो, मृत्यु को देखते हो, अलग अलग प्रकार की प्रथाएं देखते हो, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज और फिर उनके नियम भी देखते हैं। तो ये नियम क्यों बने, प्रथाएं क्यों बनी, रीति रिवाज क्यों बने? इसके पीछे एक कारण था, ताकि सामाजिक नियंत्रण किया जा सके। तो ये सभी किसमें शामिल है? सामाजिक नियंत्रण में। तो जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, कानून है, चाहे फैशन है, धर्म है, परंपरा है, रूढ़ियां है, प्रथाएं जो भी है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? सामाजिक नियंत्रण में। ठीक है, सामाजिक आकार में हम सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, ठीक है, और समाज, परिवार, इन सब का अध्ययन करेंगे। और सामाजिक नियंत्रण में जो समाज को कंट्रोल करने वाले विषय हैं, जैसे प्रथाएं होगी, रूढ़ियां होगी, कानून हो गए, नियम हो गए, फैशन हो गया, इन सभी का अध्ययन हम सामाजिक नियंत्रण में करेंगे। इसके बाद सामाजिक क्रियाएं। अब सामाजिक क्रियाओं में क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई क्रिया होगी, तो या तो वो क्रिया हो सकती है सहयोग वाली, ठीक है, या तो आप किसी की हेल्प कर रहे होंगे, और एक क्रिया हो सकती है विरोध वाली, या आप उसका क्या कर रहे होंगे? विरोध कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप उसे कोई कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक क्रियाएं। सहयोग करें तो वो भी सामाजिक क्रिया, प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन करें तो भी सामाजिक क्रिया होती है। अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तब भी वो सामाजिक क्रिया है। लड़ाई कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। ठीक है, आप किसी पर अपना हक जमा रहे हैं, रोब जमा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। तो ऐसे जो प्रतिस्पर्धा, सहयोग, विरोध, संघर्ष, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? सामाजिक क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सामाजिक विकृति विज्ञान। इसके अंदर समाज में कुछ ना रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो मान्य नहीं होते। पहले मान्य थे, पहले के समाज उसको अच्छा मानते थे, लेकिन आज के दौर में, आधुनिक दौर में इनको सही नहीं माना जाता। जैसे एक समय में दहेज लेना अच्छा था, लेकिन आज के समय में नहीं है। एक समय में बाल विवाह अधिक होते थे, लेकिन आज के समय में ये करना गलत है। तो दहेज लेना, बाल प्रथा, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो विकृति वाली हैं।
हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अन्य कार्य, जब आप कोई चोरी करते हैं, ठीक है, तो ये भी अपराध है, ये भी नहीं। और इसके साथ साथ कोई भी आप आपराधिक कार्य करते हैं, यानी कि आपने किसी की हत्या कर दी, तो ये भी क्या माना जाएगा? गलत। तो ऐसे जो है क्रियाएं हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, डकैती, गरीबी, अपराध, ऐसे सारे जो शब्द है वो किस में आएंगे? सामाजिक विकृति विज्ञान में आएंगे। और इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? सामाजिक विकृति विज्ञान में। ठीक है, तो गिन्सबर्ग के आपने याद रखने हैं सामाजिक आकार, जो आकृति है या आकार की है, उसके अंदर हम परिवार हो गए, सामाजिक संस्थाएं होगी, सामाजिक समूह हो गए, उनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अंदर समाज को कंट्रोल करने वाले रीति रिवाज, चाहे वो धर्म हो सकता है, कानून हो सकता है, रूढ़ियाँ हो सकती है, परंपराएं हो सकती है, उनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत हम जैसे सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, अनुकरण है, उनका अध्ययन करते हैं। और सामाजिक विकृति में बाल अपराध से संबंधित हो गए, या कुछ जैसे दहेज प्रथा या बाल विवाह, ठीक है, अब आत्महत्या, ऐसी जो विकृति वाली चीजें होती हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? सामाजिक विकृति विज्ञान में। तो ये किसके विचार थे? गिन्सबर्ग के विचार थे। नेक्स्ट विचार है सोरोकिन के। सोरोकिन सोरोकिन इसका ये कहना है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो वर्गों में संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन, जैसे कुछ रीति रिवाज है, उसका परिवार के साथ क्या संबंध है? परिवार के साथ क्या संबंध है? अब यहां पर मैंने दो चीजें बता दी। अब ये रीति रिवाज और इसके साथ साथ कुछ और अन्य तथ्य है, परिवार भी हो सकता है, या इसके साथ साथ नियम कायदे कानून भी हो सकते हैं। तो अब दो विषय वस्तु हमारे पास है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, और इनके जो सह संबंध है, मतलब रीति रिवाजों का परिवार के साथ क्या संबंध है, तो इनका अध्ययन हम किस में करेंगे? समाजशास्त्र में करेंगे। ठीक है, इसके बाद सामाजिक और असामाजिक जो घटनाएं होती हैं, इनके बीच में क्या संबंध है और क्या सह संबंध है। यहाँ तो हम ये देख रहे थे कि जो सामाजिक घटनाओं के वर्ग है, उनके बीच में क्या संबंध है और क्या सह संबंध है, उसका अध्ययन। और फिर आ गया सामाजिक और असामाजिक जो घटनाएं होती हैं, इनके बीच में परस्पर सह संबंध और संबंध, ये इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा, जो सभी सामाजिक घटनाएं हैं, ठीक है, उनके समन्वय, उनकी विशेषताओं का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। तो तीन चीजें आ गई, एक तो सामाजिक घटनाओं और वर्गों, संबंधों, उनके सह संबंधों का अध्ययन, फिर सामाजिक और असामाजिक घटनाओं के परस्पर सह संबंध और संबंधों का अध्ययन, फिर आ गया सभी जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके समन्वय और विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके अंतिम इसका टॉपिक है वो है इंकल्स के विचार। किसके विचार? इंकल्स के विचार हैं। अब इसमें वो समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसकी क्या रूपरेखा वो बनाते हैं, जिसमें पहले उसने किसको बताया? समाजशास्त्रीय को। समाजशास्त्री के अंदर हम मानव, एक मानव के बारे में, उसकी संस्कृति, समाज के बारे में, और समाज, जो सामाजिक विज्ञान है और उनके अंदर जो सामाजिक विज्ञान के अंदर जो पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट जो सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाइयां हैं कौन कौन सी, जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी क्या है? दो रूपों में पर्सनैलिटी होती है, एक तो बाहरी और एक होती है आंतरिक। बाहरी और एक कौन सी? आंतरिक। दो प्रकार की पर्सनैलिटी है। अब बाहरी रूप में जैसे आपका रंग रूप, आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, आपका पहनावा कैसा है, जो बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो तो हो गया आपकी बाहरी पर्सनैलिटी। लेकिन आपका आचार विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, यानी कि आपकी अंतरात्मा कैसी है, चेतना कैसी है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, विचारते हैं, गुस्से वाले हैं या नहीं है, आपका स्वभाव कैसा है, वो आपका हो गया आंतरिक व्यक्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन की जो प्राथमिक इकाइयां हैं, इसके अंदर हम व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में, समूह के बारे में, समुदाय के बारे में, जनसंख्या के बारे में और समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आधारभूत सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी? परिवार सामाजिक संस्था है, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं विषय क्षेत्र में।
फिर इसके बाद है मौलिक जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं कौन कौन सी, जैसे सहयोग है, सामाजिक संघर्ष है, संचार के साधन है, सामाजिक नियंत्रण है, एकीकरण है और सामाजिक विचलन है, सामाजिक परिवर्तन है। इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब जो सामाजिक विचलन है इसमें अपराध, आत्महत्या वो वाली चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये तो हमारे आगे टॉपिक है, उसमें हम पढ़ लेंगे कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, विचलन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। ये आपके सारे आगे टॉपिक रहने वाले हैं, तो इनके अंदर हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका वर्णन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे हम सभी जो टॉपिक हैं वो इसके संबंधित ही हैं आपके टॉपिक, चाहे वो सामाजिक संघर्ष का हो, सामाजिक नियंत्रण, एकीकरण, विचलन, परिवर्तन का है, या जो आपने ऊपर जो टॉपिक पढ़े थे, चाहे वो परिवार है या समाज है, ठीक है, समूह है, समुदाय है, ये सारे आपके टॉपिक आगे आने वाले विषय वस्तु के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से आप अपने देखें कि जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र था, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, सीमेल, टॉनिज और मैक्स वेबर के विचार इसके अंदर लिख देना। हॉबहाउस, दुर्खिम और सोरोकिन के विचार समन्वयात्मक के अंदर आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर जॉर्ज सीमेल के विचार पढ़े, फिर जो इसके दो भाग थे स्वरूप और अंतर्वस्तु, टॉनिज के विचार पढ़े, मैक्स वेबर के विचार, फिर समन्वयात्मक संप्रदाय आ गया, उसके अंदर हमने हॉबहाउस के विचार पढ़े थे, फिर दुर्खिम के विचार, सोरोकिन के विचार पढ़े थे। और अगर यहाँ पर आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो फिर यहाँ तक ही आप अपने उत्तर को सीमित कर दीजिए, आगे मत लेके जाइए। और यदि आपको लगता है कि जो विषय वस्तु अलग से पूछी गई है, विषय सामग्री के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तब आप जो है यहाँ से प्रश्न आप बनाएंगे विषय सामग्री का। जो इसके विचार थे गिन्सबर्ग के हैं चाहे सोरोकिन के हैं, इनके विचारों को आप, इंकल्स के विचार हैं, इनके विचारों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बेहतर समझ आया होगा। कुछ इसके अंदर शब्द होते हैं, अगर हम उन शब्दों को और भी आसान करते जाएंगे तो फिर वो उतने नंबर आपके आ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे, चाहे वो सामाजिक क्रिया, ऐसे शब्द जो यूज करते हैं वो, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक घटनाएं, ठीक है, असामाजिक घटनाएं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं और अपने व्यवहार रूप में सोचना पड़ता है कि सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं, असामाजिक घटनाएं क्या होती हैं, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। तो ये आपको साधारण शब्दों के मीनिंग जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपको ये और ज़्यादा आसान लगने लग जाएंगे कि सामाजिक क्रिया क्या होती है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो ये पॉइंट जो है आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक आगे रहेगा उसका अध्ययन हम नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर करेंगे। और इसके बाद आप एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी पॉइंट आप बनाएं तो उसको आप हाईलाइट जरूर करें। ये जो पॉइंट है इसको आप दिखाएं, परीक्षक को दिखाने हैं कि ये आप बड़े रूप में भी इसको लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। जो ये विचारक हैं तो आप जैसा मैंने लिखा है वैसा आप शुरू के अंदर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, शुरू के अंदर लिख करके, जैसे ये वाला मैंने आगे बताया है स्वरूपात्मक संप्रदाय, बड़े अक्षरों में लिख करके फिर आप अलग अलग विचार आगे उनके लिखिए तो बेहतर नंबर आएंगे। ठीक है, आपके याद करने से कुछ नहीं होगा, लिखने का तरीका भी आपका सही होगा। तो आपके जो 8 नंबर का प्रश्न है, चाहे आपका 20 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें से नंबर कटने नहीं वाले, गोल्ड मेडल पक्का। धन्यवाद।